दोस्तों इस वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ये सवाल रहते हैं आप सभी के पोर्टफोलियो बनाने के रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इनकी 34 होल्डिंग्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो मैक्सिमम कितने स्टॉक्स में और कैसे कैसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उनके बारे में आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। आइए इनका मेल पढ़ लेते हैं। तो जैसा ही इन्होंने लिखा है, थैंक यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय एजुकेटिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक मी। तो थैंक यू सर फॉर दैट। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये 35% के करीब के प्रॉफिट में हमें देखने के लिए मिल जाते थे जब करेक्शन हुआ था मार्केट में, अभी उससे पहले। हालांकि 35% का अभी इनका प्रॉफिट था और अभी 1% का रह गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो इनका डाउन हो चुका है। जैसा कि इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो ख़राब स्टॉक्स थे उनमें से इन्होंने अपने आप को एग्जिट आउट कर लिया है, चाहे उनका उन कंपनीज़ में प्रॉफिट हो रहा था या फिर लॉस हो रहा था। ये चीज़ भी आपको सीखनी चाहिए कि ख़राब कंपनी अगर आपने बाय चांस, हॉट टॉपिक थी वो कंपनी, या फिर न्यूज़ में आकर या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपने उस कंपनी को खरीद लिया है और आपको उस कंपनी में फेथ नहीं आ रहा है, तो आपको अपने लॉस को, अभी तो आपका लॉस कम है, फ्यूचर में वो बढ़ भी सकता है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है, फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव नहीं है, कंपनी ग्रोइंग नहीं है, तो आपको उसमें अपना लॉस बुक करना भी सीखना चाहिए। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ये भी गलती करते हैं। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई एम कीप बाइंग स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। हाँ, जिन कंपनीज़ का मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए उन कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 40 to 50 के ये हर मंथ मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी मोड में या फिर करेक्शन मोड में। आई थिंक 20 लाख रुपए करीब का आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, तो अब आपको बाय ऑन डिप्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी पैसा आपका सैलरी के रूप में आता है उसको आप कैश के तौर पर होल्ड करें, और जब भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिले आप उसमें इन्वेस्ट करें। 10 से 12 साल का इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम मार्केट में हमें देखने के लिए मिल जाता है। 10 साल में इजीली 10x आपका पैसा हो जाता है मार्केट्स में। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आगे किस प्रकार से। बाकी आप देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट्स इन्होंने सेंड किए हैं। ये दीपक नाइट्रेट, एस्ट्रल, जुबिलेंट फूडवर्क्स, डी मार्ट, रोजारी, नौकरी, इन सभी को डिप्स पर बाय करना चाहते हैं। सभी कंपनीज हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, कुछ थोड़ी वैल्यूएशन में गड़बड़ देखने के लिए मिल जाती है। उन सभी कंपनीज को मैं एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करूँगा। तो गाइस, पोर्टफोलियो बनाने में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि आपको 10 कंपनीज रखनी चाहिए, 15 रखनी चाहिए या फिर 20 रखनी चाहिए, बट 5% से ज़्यादा एलोकेशन आपको किसी भी कंपनी में नहीं देना चाहिए। हाँ, पीडीलाइट, एशियन पेंट, एचडीएफसी, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज हैं उनमें 7-8, मैक्सिमम 10% का भी आप एलोकेशन दे सकते हैं, बट जनरली आपको 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देना चाहिए। 20 से ज़्यादा कंपनीज आपको होल्ड करनी चाहिए। 20 से 30 कंपनीज जनरली मैं प्रेफर करूँगा कि आपको होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रैक करने में भी थोड़ी आसान रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके की कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं। पहली बात तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क जो है मिनिमाइज़ हो जाता है। तो जैसे आपने कुछ कंपनीज आईटी सेक्टर की खरीद ली, फिर आपने कुछ कंपनीज केमिकल सेक्टर की खरीद ली जैसे पीडीलाइट, और फिर आपने कुछ कंपनीज एस्ट्रल खरीद लिया, जैसे आपका पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट में हो जाता है, फिर पॉलीकैब जैसी वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में, फिर बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक आ गया आपका, फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस या फिर चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स आ जाता है, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर ऐसा नहीं है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर पीडीलाइट खरीद लिया, अल्काइल माइंस खरीद लिया, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, रोजारी बायोटेक, ये सभी आपने खरीद लिया और आप बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसको डाइवर्सिफिकेशन हम एक तरीके से बोलेंगे, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ये प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी सबसे ज़्यादा बढ़ गए थे, तो बैंकिंग सेक्टर को क्या मतलब है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से, बट केमिकल सेक्टर पे डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ता है, तो केमिकल सेक्टर पूरा हमें डाउन जाता हुआ देखने के लिए मिला। तो सेक्टर में भी आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। और प्राइमरली एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, इन स्टॉक्स पर मैं जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि इन स्टॉक्स से आपका पोर्टफोलियो 60 to 70% बना होना चाहिए। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 60 to 70% इन्हीं तरीके के स्टॉक्स का है, क्योंकि बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली ये कंपनीज आपके पैसे को कंपाउंड करती हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 10 साल में 10x बहुत ईजिली ये कंपनीज आपको दे देती हैं, और 25% का CAGR रिटर्न अगर आपको किसी भी कंपनी से इतना सेफली मिल जाता है, तो आई डोंट थिंक वो कंपनीज बुरी हैं। उन कंपनीज में मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस टाइप की कंपनीज से आपको, जो कि एक लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा स्टील, टाटा ग्रुप, नो डाउट हमें इंडिया का सबसे बेस्ट ग्रुप देखने के लिए मिल जाता है, बट स्टील और कमोडिटी सेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इन कंपनी से आपको जो है दूर रहना चाहिए। रियल एस्टेट कंपनी से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको साइक्लिकल देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर आपको जैसे कि रिलायंस देखा आपने कि बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट ग्रोथ रही उसकी, कुछ 8-9 साल स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, एक ही रेंज में बाउंड
हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस हमें रिलायंस का देखने के लिए मिल जाता था। फिर रिलायंस जियो 2016-17 में मुकेश अंबानी जी लॉन्च करते हैं और तब से अब तक उनका बिजनेस 4 to 5x यहाँ पर होता हुआ हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए कुछ इन कंपनीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए, कंसिस्टेंट कंपनीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। अब ये बेसिक बातें थी कुछ, अब इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि अभी 5 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, शॉर्टली, क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी ज़्यादा हैं। मैं ब्रीफली मतलब थोड़े थोड़े चीज़ें समझाता हुआ आपको चलूँगा, तो इस वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। तो करंटली इन्होंने 19 लाख मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है और करंटली इनकी 1% का प्रॉफिट इन्हें मार्केट्स में देखने के लिए मिल रहा है। 1 से 1.5 से 2 साल तक आपको मार्केट्स में प्रॉफिट्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सीखने के ऊपर, और जो कि नए इन्वेस्टर होते हैं, और अपने पोर्टफोलियो को 1 1.5 2 साल बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो एक बार अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, अच्छी अच्छी पोजीशंस आप ले लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। अबाउट इंडिया के बारे में भी लास्ट वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया है। अबाउट इंडिया फार्मा सेक्टर की हमें दिग्गज कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि आपने इस स्टॉक में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेरे मुताबिक, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अबाउट इंडिया में चाहे तो आप अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। अभी अच्छे लेवल्स पर जो है स्टॉक हमें काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। R&D में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है, जिस वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें साल दर साल बढ़ती हुई नज़र आ जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में भी आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है, 50,000 अप्रॉक्स का। न्यू एज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। थोड़ी हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि ये कंपनी अभी 1100 के आसपास से काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी, बट अब उसके बाद बहुत ही प्रॉफिट, यानी बहुत ही तेज़ी से इसका स्टॉक हमें बढ़ता हुआ भी देखने के लिए मिला है। तो जितनी तेज़ी से ये स्टॉक्स गिरते हैं उतनी तेज़ी से बढ़ते भी हैं, बट रिस्क एपेटाइट आपकी होनी चाहिए इन स्टॉक्स को गिरता हुआ देखने के लिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एमी ऑर्गेनिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, केमिकल सेक्टर में काफ़ी दिग्गज कंपनी अभी हमें अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पर मिल रही हैं। एमी ऑर्गेनिक्स को, या फिर जो भी न्यूली लिस्टेड कंपनी होती है, आपको टाइम देना चाहिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपको टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए कि मार्केट उन्हें वैल्यूएशन क्या देता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, कार ट्रेड, पेटीएम, जोमेटो एक्सेट्रा, पीवी फिनटेक, नाइका, इन सभी कंपनीज जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मार्केट्स में आप देख सकते हैं वैल्यूएशंस इनकी क्रेजी बिल्कुल हमें देखने के लिए मिल रही थी। अभी ये स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छी गिरावट में देखने के लिए मिल रहे थे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जोमेटो की कोई वैल्यूएशन का यहाँ पर हमें लॉजिक नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, अभी कैश बर्न करने दो, तो इस तरीके से तो फिर हर एक चीज़ मार्केट में जस्टिफाइड है, फिर तो आपको वैल्यूएशन का कोई पॉइंट ही नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा न्यूली लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा, 1 2 3 साल उसको दें मार्केट्स में। फिर भी एमी ऑर्गेनिक्स प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अगर बात करें तो कंपनी ठीक है, साल दर साल प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, तो इस कंपनी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एस्ट्रल लिमिटेड। कंपनी काफ़ी अच्छी हमें देखने के लिए मिल जाती है, पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट में लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, मार्केट कैप और मार्केट शेयर के मुताबिक भी। तो इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई परेशानी नहीं है। बट अभी जैसे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो आप चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है AWL। अभी आई गेस ये अडानी विल्मर कंपनी है जो न्यू लिस्टेड हुई है, शायद आपका IPO लग चुका है, क्योंकि 14,000 अराउंड ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जैसा मैंने बोला आपको एमी ऑर्गेनिक्स के रिगार्डिंग, उसी चीज़ को ध्यान में आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट 2 कंपनी आ जाती हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व में तो आपका पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल आपका पैसा ऑलमोस्ट हो चुका है। दोनों ही कंपनीज हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये कंपनीज दिग्गज हमें देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट 10 सालों में निफ्टी में सबसे बड़े CAGR में बजाज फाइनेंस के देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये कंपनी डिजर्व भी करती है। जो इनके मास्टर प्लान्स रहे थे और जिस तरीके से इनके मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी को लेकर चले हैं, काफ़ी लाजवाब तरीके से बजाज फाइनेंस ने परफॉर्म किया है। कंटिन्यू आप इन दोनों ही कंपनीज के साथ कर सकते हैं। थोड़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, लार्ज कैप होने के बावजूद भी, जैसे कि आपने 2020 क्रैश में देखा भी होगा, बट उसके बाद से आप रिकवरी रेट भी देख सकते हैं इस कंपनी का, कितनी तेज़ी से आपको बजाज फाइनेंस रिकवर होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। बर्जर पेंट्स के रिगार्डिंग मैंने अभी आपको एक वीडियो कल ही पब्लिश किया था कि बर्जर पेंट्स अभी क्यों नहीं चल रहा और फ्यूचर में किस तरीके से चल सकता है। तो EPS ग्रोथ की बात करें या फिर आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों फंबल कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट्स की हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो बर्जर पेंट्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एशियन पेंट से भी अच्छे रिटर्न से आप कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपैरेटिवली इस कंपनी का कम है। वैसे मार्केट शेयर भी कम है, बट इनोवेटिव ये कंपनी है और प्रोमोटर होल्डिंग 75% देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए बर्जर पेंट्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट्स। काफ़ी अच्छे लेवल्स अभी इस कंपनी के हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन लेवल्स पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी आज ही मैंने वीडियो निकाला है दीपक नाइट्राइट और एल्काइल अमाइड्स के बारे में, वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सोडियम नाइट्रेट में कंपनी का
70% मार्केट शेयर है, तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है, बट खैर अभी पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दिवीस लैबोरेटरी। फार्मा सेक्टर में लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है डीमार्ट। डीमार्ट में थोड़ा आप जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया है ठीक है, बट अग्रेसिवली आप एवरेज डाउन या अग्रेसिवली इन्वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट इस डीमार्ट की वैल्यूएशन को जस्टिफाइबल रखता है या फिर मार्केट इसको बीटन डाउन करता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर आप डीमार्ट में इन्वेस्ट करें। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मैं इस वर्ड के ऊपर फंबल कर रहा हूँ बहुत आज। तो डीमार्ट की ये हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। राधा कृष्ण दमानी जी की लीडरशिप हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट स्टिल आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। मैनेजमेंट इस कंपनी का अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। आईटी सेक्टर का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का, तो आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। एप्पल को हम ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपेयर करके बताया था। तो पीडीलाइट ले लेते हैं एक तरफ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, आईटी सेक्टर की कंपनी ले लेते हैं विप्रो। तो ऐसा नहीं है विप्रो खराब है और पीडीलाइट अच्छी है, दोनों कंपनीज अच्छी हैं, बट दोनों कंपनीज के चलने का एक तरीका अलग है। तो आईटी सेक्टर की कंपनी से उम्मीद ना करें कि ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगी। और लेकिन इन कंपनीज में जब आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी तो तेज़ी भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। तो कम ही इन्वेस्ट करके चलें, क्योंकि ये इमर्जिंग कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एचसीएल टेक। आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे भी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट दो कंपनीज आ जाती हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की जनरली, क्योंकि पीएसयू बैंक्स को मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं और वो समाज की सेवा के लिए हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें समाज की सेवा करनी चाहिए। शेयर होल्डर्स की इतनी ज़्यादा सेवा उन स्टॉक्स में मुझे नहीं दिखती। इन दोनों ही कंपनीज के साथ आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आइडिया। इस कंपनी को आई गेस हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 500 आपने इन्वेस्ट किया था और डबल आपका पैसा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो स्पेक्युलेटिव मनी आई गेस ये आपने लगाई है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ फंडामेंटल में ग्रोथ हमें इस कंपनी के देखने के लिए नहीं मिलती। नहीं अब इस कंपनी का कोई मार्केट शेयर बचा है। हाँ, रीगेन करने की कंपनी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ने अभी इसके स्टेक्स खरीदे हैं, बट ऐसा कुछ फंडामेंटल में दम नहीं है जो हम इस कंपनी के ऊपर बेट कर सकें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आईईएक्स। एनर्जी सेक्टर में इस कंपनी का अच्छा योगदान रहेगा, तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे गेंस आपने इस कंपनी में बना लिए हैं, बट ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को चले। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इंडिया मार्ट। बी टू बी सेगमेंट में कंपनी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। जो लॉस आपको हो रहा है आपको भी इसे इग्नोर करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि एक तो न्यूली लिस्टेड कंपनी थी और बी टू बी सेगमेंट में थोड़ा नई कंपनी है ये। लेकिन जैसे इसके इनके मैनेजमेंट के नए नए बयान देखने के लिए मिलते हैं कि इन्होंने अभी हर वीक अपने स्टाफ को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उनके फाइनेंशियल बर्डन्स कम हो। तो मैनेजमेंट की मुझे काफ़ी मॉडर्न, मैच्योर और समझदार लगते हैं। तो इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट के ऊपर हम बेट कर सकते हैं। अग्रेसिवली आप एवरेज डाउन ना करें, बट जो भी लेवल्स चल रहे हैं इंडिया मार्ट के वो एवरेज करने लायक हैं मुझे लगते हैं। नो ब्रेनर टाइप ही सिचुएशन अभी हो रही है। वैल्यूएशन थोड़े कंसर्न थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही बीटन डाउन इंडिया मार्ट हो चुका है, और जैसे ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से मार्केट हमें डाउन देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी ऐसी कुछ खराबी मुझे इंडिया मार्ट में देखने के लिए नहीं मिलती। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फोसिस। थोड़ा आईटी सेक्टर में उस चीज़ का ध्यान रखें, एप्पल टू ऑरेंज, जो बात मैंने आपको समझाई। बाकी इन्फोसिस ऑब्वियस सी बात है, जाना माना नाम है, इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और स्टार्टिंग के 5 मिनट्स कुछ समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जुबिलेंट फूड वर्क्स। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी इसी के अंडर हमें देखने के लिए मिल जाती है। साल दर साल उनके स्टोर्स वगैरह हमें अच्छे से ओपन होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू कंपनी के हमें काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं, बट थोड़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। जैसा अभी क्रूड ऑयल में हमें बढ़त देखने के लिए मिल रही है प्राइस में क्रूड ऑयल के, तो इनके लॉजिस्टिक्स में खर्चा हमें थोड़ा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इस वजह से थोड़ा अभी ये स्टॉक गिरता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक। सेम मैं कहूँगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी अच्छी वैल्यूएशंस पर हैं, तो आप इस कंपनी को भी होल्ड कर सकते हैं। लेटेंट एंड व्यू एनालिटिक ठीक कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बट अगेन मैं वही कहूँगा, थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए इस कंपनी को। आई मीन इस कंपनी को थोड़ा टाइम देना चाहिए मार्केट में गुजारने के लिए। नेक्स्ट दो कंपनीज आ जाती है एल एंड टी के ग्रुप से। तो दोनों ही कंपनीज ओके ओके हैं। इन दोनों ही कंपनीज को आप थोड़ा ट्रैक करते हुए चलें, बाकी कंपनीज हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड फाइनेंस के बिजनेस में कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। आई मीन वैसे तो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से ही हमें देखने के लिए मिल जाती है, बट गोल्ड फाइनेंस इसका एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए हमें
अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ी सी ये भी कंपनी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है नौकरी, यानी इन्फो एज। काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन ये स्टॉक अभी हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जोमेटो, पीवी फिनटेक, इन कंपनीज़ की वैल्यूएशंस क्रेजी थी, और इन दोनों ही कंपनीज़ पे इस कंपनी का हमें इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल जाता था। तो ऑब्वियसली इस कंपनी को भी उन्हीं से उन कंपनीज़ के बढ़ने की वजह से और इतनी अच्छी लिस्टिंग की वजह से ये कंपनी बढ़ रही थी, तो उनकी वजह से अभी ये गिर रही है। बट नौकरी का जो कोर बिजनेस है, जो कि है जॉब हायरिंग एक्सेट्रा, तो वो कोर बिजनेस अभी अच्छा हमें डेवलपिंग दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इकॉनमी अभी खुल रही है, इकॉनमी में हमें बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो अच्छे वैल्यूएशंस पर नौकरी का स्टॉक आ चुका है, बट काफ़ी ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मैं आपको सजेशन कर दूंगा कि आप अग्रेसिवली बाय ना करें। बहुत ही अच्छे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अभी ध्यान दें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पॉलीगैब। साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू कंपनी का हमें ग्रोइंग देखने के लिए मिलता है। वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है लीडिंग। कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी के बारे में भी, जब से जियो आया है और जियो का बिजनेस इन्होंने पेश किया है, कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है रोजारी बायोटेक। केमिकल सेक्टर में ये भी कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा ट्रैक करते हुए आप चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है रूट मोबाइल। न्यू एज कंपनी थोड़ी सी हमें देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। अग्रेसिवली इतना ज़्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए नई कंपनीज़ में, थोड़ा टाइम देना चाहिए आपको। वैल्यूएशंस इनकी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि बुल रन की वजह से लिक्विडिटी एक्सेस थी मार्केट्स में, इसलिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब कि आपने गलती कर दी कुछ या एक्सेट्रा ऐसा कुछ। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यूएशन भी आपको ज़्यादा लगती होगी कि पीई इतना है, लेकिन इनके आप बुल रन से पहले की वैल्यूएशन देख लीजिए। ये प्रीमियम पर ट्रेड होती है कंपनीज, क्योंकि इनकी जो पीई है वो री रेट होती है। अगर आपको पीई री रेटिंग और पीई डी रेटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको अलग से बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो रूट मोबाइल में ठीक आपकी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा अग्रेसिवली एवरेज डाउन ना करें। अगेन वही चीज़ कि इन कंपनीज़ को कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज से आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एसबीआई कार्ड्स। कार्ड्स के सेगमेंट में, क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में ओनली लिस्टेड कंपनी हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाती है। अच्छी ग्रोथ रह सकती है क्रेडिट कार्ड्स की इंडिया में, तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। थोड़ा एसबीआई के ग्रुप से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि पीएसयू कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि 36% की अच्छी ग्रोथ आपने इस कंपनी में हासिल कर ली है, लेकिन आप एच डी एफ सी ग्रुप प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी वेल मैनेज्ड ग्रुप है वो। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस आप चाहे तो खरीद सकते हैं। वैसे लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर पेनिट्रेटेड हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, तो एस बी आई लाइफ भी अच्छा करती हुई हमें देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सोना कॉम्स। अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बट थोड़ी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, इसलिए आप ध्यान देते हुए चलें, इस कंपनी को ट्रैक करते हुए चलें। नेक्स्ट फाइनल लास्ट कंपनी आ जाती है टाटा कंज्यूमर्स। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एफएमसी सेक्टर की अच्छी कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, बट थोड़ा सा वही चीज़ है इस कंपनी में भी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है वैसे तो, बट थोड़ा ज़्यादा है। अगेन अब मैं आपके पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। अच्छा पोर्टफोलियो आपने समझदारी भरा बनाया है, बट एशियन पेंट्स, पीडी लाइट और भी ऐसी मेजर बहुत कंपनीज़ हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज़ हैं। अभी मुझे एकदम से नाम रिकॉल नहीं हो रहे, बट अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं किन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्टेबल और ऐसी आई मीन ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा जिस भी कंपनी का आप 5 ईयर चार्ट खोल रहे होंगे, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, लेकिन पीडीलाइट, एशियन पेंट्स का खोल रहे होगे तो 2 गुना, 3 गुना सिर्फ। तो इसलिए आपको वो कंपनीज बेकार लग रही होंगी, हालांकि वो कंपनीज बिल्कुल भी बेकार नहीं है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे आप मार्केट्स में टाइम बिताएंगे। और जैसे नेस्ले हो गया, बेबी फूड मिल्क में उन कंपनी की मोनोपली हमें देखने के लिए मिल जाती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो थोड़ा आपको न्यूली लिस्टेड कंपनी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं अभी, उनके ऊपर ना थोड़ा फोकस देते हुए कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, और अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। वो थोड़ी आपने गड़बड़ इस पोर्टफोलियो में की हुई है, क्योंकि बहुत इजीली वो कंपनीज 25% के CAGR ग्रोथ आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड करती है, जिससे आपका पैसा 10 सालों में 10 गुना हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए डिटेल में वो चीज़ मैं आपको भी नहीं समझा पाऊँगा। बाकी कभी मैं सेपरेट वीडियो उस टॉपिक के रिगार्डिंग निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इन जेम्स को, जो कि जेम कंपनीज़ हैं, ना ही कभी आपको न्यूज़ में इन कंपनीज़ के बारे में बताया जाएगा, नहीं किसी अच्छे अच्छे जो यूट्यूब पर चैनल्स हैं वो तो इन कंपनीज़ को हाईलाइट करते हैं, बट बाकी जगह आपको एक रात में पैसा डबल कर लीजिए या फिर करोड़पति बन जाइए, ये स्कीम्स बेची जाएंगी सिर्फ और सिर्फ। एजुकेशन पर कोई भी फोकस नहीं करा जाएगा, बस क्लिक बेट थंबनेल बनाकर व्यूज़ बटोरने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो यही मेरी आपसे एक सजेशन है कि आपको गोल्ड की तरफ जो अभी दिख रहे हैं आपको,
ग्लिटर होते हुए, जो कि एक इंग्लिश में कहावत भी है, नॉट ऑल गोल्ड्स आर ग्लिटर। पता नहीं मैं आज क्यों इतना ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, बट आपको जेम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट्स में अवेलेबल है कंसिस्टेंट कंपनीज़ के ऊपर। बाकी पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, आप सभी को कैसा लगा आप इन्हें कमेंट से बता सकते हैं। अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वीडियो बनाने में गाइस काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप लाइक करें। थैंक यू।